जहां एक तरफ पूरी दुनिया में ये कुछ हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जापान में ये सब कुछ हो रहा था। 7.5 मैग्नीट्यूड तक का सबसे बड़ा अर्थक्वेक जापान को हिट करता है, और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि उस पूरे दिन में टोटल 100 से ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, जिसका रिजल्ट 96 डेथ्स रिकॉर्ड की जाती हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि इन अर्थक्वेक्स के चलते जापान को हैवी सुनामी का भी सामना करना पड़ता है। कई बिल्डिंग्स पूरी तरह से तबाह हो जाती हैं और लाखों घरों में बिजली आना भी बंद हो जाती है। लेकिन सवाल ये आता है कि सिर्फ जापान में ही इतने अर्थक्वेक्स और सुनामीज और सारे नेचुरल डिजास्टर्स क्यों देखने को मिलते हैं, और इतनी डैमेजेस होने के बाद भी यहाँ के लोगों का किल काउंट इतना कम कैसे है? क्योंकि अगर यही अर्थक्वेक्स और डिजास्टर्स किसी और जगह आते तो लाखों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता। इन सारे हादसों के बावजूद भी जापान में डेथ स्कोर 100 से भी नीचे है। तो आखिर कैसे बचाता है जापान अपने आप को इन डिजास्टर से? जापान इन अर्थक्वेक से कैसे डील करता है, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर अर्थक्वेक्स आते ही क्यों हैं। दरअसल हमारी जमीन बहुत सी लेयर से ढंपी हुई है, जिसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, क्रस्ट, कोर और मेंटल। और यहीं पर मौजूद होती है टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स क्रस्ट और अपर मेंटल कोर के बीच में बनती हैं। अब अर्थ के अंदर के हैवी टेम्परेचर और कन्वेक्शनल करंट की वजह से जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। ये जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी दुनिया की 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स का मैप है। अब जो कंट्रीज या एरिया इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्रीज पर लाए करते हैं, वहाँ पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। और इस केस में जापान 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्रीज पर लाए करता है, जो है द पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन प्लेट, द यूरेशियन प्लेट और द नॉर्थ अटलांटिक प्लेट। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जापान में इतने अर्थक्वेक्स आते हैं। दोस्तों जरा ये पिक देखो, क्या नजर आया? ये हमारी अर्थ है, जिस पर सारे इंसान, घर, दरख्त, डेजर्ट्स, माउंटेन्स सब कुछ मौजूद है। अब जरा अर्थ की इस साइड पर गौर करो, क्या नजर आया? कुछ नहीं। दरअसल ये अर्थ की वो साइड है जहाँ पर सिर्फ पानी के अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं है। अब इस पैसिफिक ओशन की वास्टनेस का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि पैसिफिक ओशन में 5 चांद फिट आ सकते हैं। अब ये पैसिफिक ओशन जितना बाहर से बड़ा है, अंदर से उतना ही मिस्टीरियस भी है। और पैसिफिक ओशन के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी और एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ साथ 200 से भी ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं। साइंटिस्ट ने इस प्लेट को रिंग ऑफ फायर का नाम दिया है। अब कुछ हद तक यही चीज बाकी प्लेट्स के लिए भी लागू होती है। जो कंट्रीज इन प्लेट्स के बाउंड्रीज पर आते हैं, वहाँ ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। जैसे अब अगर आप इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री देखोगे तो ये नेपाल के पास से होती हुई गुजरती हैं। यही वजह है कि नेपाल में बहुत भयानक अर्थक्वेक्स आते हैं। अब ये तो आप जान गए कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन इन प्लेट्स की मूवमेंट की भी टाइप्स होती हैं, जिसमें से टॉप 3 टाइप्स ये है। नंबर 1, कन्वर्जेंट बाउंड्री, वो मूवमेंट जब एक प्लेट दूसरे से टकराकर पहली प्लेट के नीचे सिरक जाए। नंबर 2, डाइवर्जेंट बाउंड्री, वो मूवमेंट जिसमें दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर सिरकने लग रही हों। और टाइप 3, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिसमें दोनों प्लेट्स आपस में इस तरह कोलाइड कर जाती हैं। अब इन 3 टाइप्स में से कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म मूवमेंट में सबसे ज्यादा खतरनाक ज़लज़ले देखने को मिलते हैं। अब कन्वर्जेंट मूवमेंट की भी एक स्पेसिफिक टाइप होती है, सबडक्शन जोन, जिसमें एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे से टकराकर उसके नीचे घुसकर मेंटल में चली जाती है। अब ऐसे केस में यहाँ पर ट्रेंचेस बन जाते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। अब ये ट्रेंचेस डीप वाटर के अंदर बनते हैं, जो काफी ज्यादा गहरे होते हैं। ऐसा ही एक ट्रेंच है जिसे दुनिया का सबसे गहरा और बड़ा ट्रेंच माना जाता है, जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच, जिसे आप सब जानते ही होंगे, जो सी लेवल से 12 किलोमीटर नीचे है। अब यहाँ पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है मानो जैसे एक सिक्के के ऊपर 100 हाथी रख दिए हो। तब जितना प्रेशर उस सिक्के पर पड़ रहा होगा, वही प्रेशर यहाँ पर होता है। अब मारियाना ट्रेंच का तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा ही एक ट्रेंच जापान की कोस्ट पर भी मौजूद है, जिसे जापान ट्रेंच का नाम दिया गया है। यहाँ पर भी समंदर 8.4 किलोमीटर गहरा है, और ये दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जो एक डीप ट्रेंच के इतना करीब है। जरा फिर से इस मैप पर नजर डाली जाए तो ये मैप आपको बताता है कि किस एरिया पर समंदर कितना गहरा है। जितना डीप कलर समंदर भी उतना ही डीप होगा। अब नॉर्मली जितने भी कंट्रीज हैं, उनकी कोस्ट के आसपास समंदर उतना गहरा नहीं है,
फिर भले ही वो अफ्रीका की कोस्ट लाइन हो, साउथ अमेरिका या फिर इंडिया की। लेकिन अगर हम जूम करके जापान पर फोकस करें तो यहाँ पर काफी डार्क एरिया मौजूद है। मतलब यहाँ समंदर काफी डीप है, क्योंकि ये एरिया जापान ट्रेंच है जिसका मैंने आपको बताया, और इत्तफाकन यहीं पर ही द रिंग ऑफ फायर भी मौजूद है। इस पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट के चलते यहाँ इतने खतरनाक अर्थक्वेक्स आते हैं। यहाँ इतना गहरा समंदर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ वोल्केनोस की अमाउंट भी काफी ज्यादा है। इसी वजह से अगर सुनामीज कहीं देखने को मिलती हैं तो वो जापान में देखने को मिलती हैं। जापान कोस्ट लाइन से इतना करीब है कि जब यहाँ लहरें उठती हैं तो उनको ज्यादा सफर तय किए बगैर ही जापान पर एंट्री मिल जाती है, और यही वजह है कि लोगों को वार्निंग देने का टाइम भी नहीं मिलता। एक और फैक्ट ये भी है कि सुनामी जो वर्ड है वो भी जापान से ही इमर्ज हुआ है। सू का मतलब है हार्बर और नामी का मतलब है वेव। हार्बर का मतलब एक तरह की बंदरगाह हो गया। अब जापान में इतनी सुनामियां आती थी कि सुनामी वर्ड ही जापान से फैलता हुआ पूरी दुनिया में फैल गया। दुनिया के टोटल 90% अर्थक्वेक्स इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं, और दुनिया के 75% वोल्केनोस भी इसी जगह मौजूद हैं। अब इन्हीं सब वजह से जापान हमेशा डेंजर जोन में रहा है। लेकिन शायद यही वो वजह है जो जापान को इतना एडवांस भी बनाती है, जो इन डिजास्टर्स को कंट्रोल में ला सके। लेकिन आखिर जापान ऐसा क्या कर रहा है? दरअसल किसी भी नॉर्मल कंट्री में कोई बिल्डिंग बनाने के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती, लेकिन जापान में कोई छोटी सी भी बिल्डिंग बनानी हो तो उसको स्पेशल अर्थक्वेक रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। अब यहाँ 3 तरह के अलग अलग लेवल्स पर कंस्ट्रक्शन की जाती है। इस स्टेज का पहला लेवल है, अगर यहाँ पर कोई छोटी लेवल की कंस्ट्रक्शन करनी है तो मिनिमम कितने फुट और विड्थ की कंक्रीट वॉल बनाई जाए, वो इस लेवल पर चेक की जाती है। बात करें अगर लेवल 2 की, जो जरा ऊंची बिल्डिंग्स के लिए है, तो इनमें बिल्डिंग्स को डैम्पर्स लगाकर बनाया जाता है, जिससे अगर अर्थक्वेक आए तो बिल्डिंग के डैम्पर्स अर्थक्वेक्स की वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लें, जिससे बिल्डिंग स्टेबल रहे। और लेवल 3 सबसे एडवांस लेवल है कंस्ट्रक्शन का, जिसमें बिल्डिंग्स के नीचे कुछ इस तरीके से आइसोलेट कर दिया जाता है। अलग अलग तरह के लेड और स्टील से बनाई गई ये आइसोलेशन खुद तो अर्थक्वेक से वाइब्रेट हो जाती है, लेकिन बिल्डिंग को स्टेबल रखती है, जिसका सबसे बड़ी एग्जांपल आप इस वीडियो में देख सकते हो। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर टोक्यो में मौजूद है, जिसे स्काई ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लेवल 3 की कंस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज किया गया है, और यही वजह है कि आज दर्जनों अर्थक्वेक्स के बाद भी ये अपनी जगह पर सही सलामत खड़ी है। इसके अलावा सुनामी से बचाने के लिए जापान ने अपनी बाउंड्रीज पर इस तरह की सुनामी रेजिस्टेंट वॉल्स बनाई रखी हैं, जो कुछ हद तक सुनामीज को रोक सकती हैं, लेकिन ये भी हमेशा काम नहीं करती। लेकिन जापान अपनी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर रहा है कि आने वाले हर नेचुरल डिजास्टर से खुद को बचा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।